Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss long questions of year number 1 which is computer system. Okay, the first question is explain decimal, binary, octal and hexadecimal number system with example. Okay, इस टॉपिक को हम लोग बहुत डिटेल में जब हम लोगों ने ये जो चैप्टर स्टार्ट किया था उस वक्त हम लोगों ने डिस्कस किया था। और अभी हम लोग दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम बेसिकली एक ऐसा मेथड होता है जिसको यूज करते हुए हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसके डिजिट्स और सिंबल्स होते हैं जिनको बेसिकली हम लोग यूज कर रहे होते हैं। अब जो नंबर सिस्टम है ये जो हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उसमें बहुत हेल्प कर रहा होता है। जैसे एडिशन हम लोगों ने परफॉर्म करनी है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है, कोई डिवीजन परफॉर्म करनी है, ये सब अरिथमेटिक ऑपरेशंस है। अब ये नंबर सिस्टम है, ये बहुत हेल्प करता है जो नंबर्स होते हैं उनको ग्रुप करने में, इनको ऑर्गेनाइज करने में एक लॉजिकल वे में, ताकि जो है जो कंप्यूटेशन परफॉर्म हो रही होती है वो बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म हो सके। नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली नंबर्स मैथमेटिकल वैल्यूज होते हैं जिनको हम लोग काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लेबल लगाने के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे जैसे 20 एक नंबर है, -10 एक नंबर है, 3.4 एक नंबर है। फर्दर इसकी आगे टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं डेसिमल है, ठीक है, इसकी एक टाइप है जिसके जिसकी जो बेस होती है वो 10 होती है। सो इसके अंदर टोटल 10 वैल्यूज होंगी, 0 से स्टार्ट होती हैं और 9 तक जो है इसकी वैल्यूज आती हैं। फिर बाइनरी की बेस 2 होती है, 0 से लेके 1 तक। ऑक्टल की बेस 8 होती है, 0 से लेके 7 तक। और हेक्साडेसिमल की बेस 16 होती है, 0 से लेके 9 तक। और उसके बाद अब फर्दर जो है वो आगे 6 नंबर्स कंप्लीट करने होते हैं तो हम लोग आगे करेक्टर्स ले लेते हैं, क्योंकि आगे कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, 10 कोई नंबर नहीं होता हेक्साडेसिमल में। तो आगे हम लोग इसके जो नंबर्स लेते हैं वो ए से लेके एफ तक लेते हैं। जब हम इसके टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा। अब डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग जो है वो डेनरी सिस्टम भी बोलते हैं, और इसकी जो बेस होती है वो 10 होती है। अब जो हम लोग डेली लाइफ में नंबर्स यूज कर रहे होते हैं वो बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम भी होते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो 10 डिजिट्स को यूज किया जाता है, 0 से लेकर 9 तक। और इसको हम लोग पोजिशनल सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितने भी डिजिट्स होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है बहुत ज्यादा मैटर करती है। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है, आप भी देख सकते हो 6, 7, ठीक है, 4। अब देखने में हमें क्या लग रहा है कि सबसे ओके इसको नहीं करते, 4, 5, 7। ओके, देखने में हमें क्या लग रहा है कि 4 नंबर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है और 7 नंबर सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, 7 नंबर सबसे स्मॉलेस्ट है और 4 नंबर सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि इसकी पोजीशन जो है वो चेंज है। अब जैसे देखें, ये जो 7 है ये वंस पोजीशन पे है, ठीक है, 5 टेंस पोजीशन पे है, और 4 जो है वो 100 पोजीशन पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को हम लोग 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 7 को हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास 400 है। बेसिकली हम इसको रीड आउट कैसे करते हैं, 457। तो ये 400 है, ये 50 है और ये 7 है। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि ये 7 सबसे लार्जेस्ट है। तो यहाँ पे ये होता है कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो उनकी पोजीशन बहुत मैटर करती है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 964 हमारे पास नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 9 को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 को भी हम लोग 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों हम लोग 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि इनकी जो बेस है वो 10 है। इसलिए हम लोग यहाँ पे अब इनकी पावर देंगे, 0 से हमेशा हम लोग पावर देना स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2। अब 10 की पावर 2 कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। इसको हम लोग 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 × 10 की पावर 1 कितना होता है, 10 होता है। और 4 × 10 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। मतलब जिस भी नंबर की पावर 0 होगी उसकी जगह हम लोग 1 लिखते हैं। इसको हम लोग ऐड करेंगे और लास्ट में जो हमारे पास आंसर आएगा वो 964 आएगा। इसी तरह से एक और हमें नंबर दे दिया गया है 8745.215। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी नंबर्स हैं उन सबको हम लोग 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका वे चेंज है कि जो पॉइंट से लेफ्ट साइड पे नंबर्स हैं उनकी पावर पॉजिटिव होगी, और जो पॉइंट से राइट साइड पे नंबर्स हैं उनकी पावर नेगेटिव होगी। जैसे ये पॉइंट से लेफ्ट साइड पे था तो उसकी पावर 0, फिर उसके बाद 1, 2, 3, इस तरह से ऑनवर्ड्स हम लोग आगे पावर से इंक्रीज करते जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग राइट साइड पे जाएंगे तो उनकी पावर -1 से स्टार्ट होती है, -1, -2 एंड ऑनवर्ड्स जितने भी आगे नंबर्स हैं उनकी पावर इसी तरह से आगे जाती जाएगी। और उसके बाद हम लोग हर नंबर को ऐड करेंगे और लास्ट में हमारे पास नंबर आ जाएगा। अगर हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो इसमें बेस 2 होती है, इसमें जस्ट 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। और यहाँ में भी ऐसे ही है कि जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको हम लोगों ने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। उनकी जो पावर होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ऑनवर्ड्स आगे चलती है, ठीक है। राइट, अगर हम लोग लेफ्ट साइड की बात करें वहां पे 0 से स्टार्ट होती है, अगर हम लोग राइट साइड की बात करें वहां से -1 से स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है। इसी हम लोग हर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑक्टल में क्या होता है, इसमें जो इसकी जो बेस होती है वो 8 होती है, 0 से लेकर 7 तक वैल्यूज होती हैं।
और इसमें हम लोगों ने हर नंबर को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब जो बेस होगी जस्ट उसी नंबर के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। और उसके बाद जो पावर होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें और राइट साइड की बात करें तो वो -1 से स्टार्ट होती है और ऑनवर्ड्स आगे चलती जाती है। हेक्साडेसिमल की बात करें तो यहाँ पे टोटल 16 नंबर्स होते हैं, क्योंकि इसकी जो बेस है वो 16 होती है, 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक, मतलब आप ये कह लो 0 से लेके 15 तक टोटल हमारे पास यहाँ पे नंबर्स होते हैं। 9 तक तो सेम होता है, जैसे हेक्स में हेक्स की वैल्यू अगर हम 0 की बात करें तो डेसिमल में भी 0 ही होता है, हेक्स 1 की बात करें तो डेसिमल 1 ही होता है। 9 तक सेम होता है, क्योंकि डेसिमल की बात करें तो वहाँ पे 0 से लेके 9 तक ही वैल्यूज होती हैं। अब आगे हेक्स जो है वो आगे ए से रिप्रेजेंट हो रहा होता है, तो ए की जो वैल्यू होती है वो 10 होती है, बी की वैल्यू 11 होती है। अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करें तो यहाँ पे 3AF, ठीक है, और ये हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है। इसमें हम लोगों ने हर नंबर को 16 से मल्टीप्लाई करना है, जो पावर है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट हम लोग पावर देते हैं, ठीक है, राइट टू लेफ्ट हम लोग पावर दे रहे होते हैं, 0 1 2। अब यहाँ पे देखें जो ए नंबर था उसकी जगह हम लोगों ने यहाँ पे 10 लिख लिए। तो रीजन इज के हम लोग ए को तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 16 के साथ, सो हम लोगों ने इसकी जगह उसकी वैल्यू लिखनी है। आगे एफ, अब एफ की वैल्यू अगर आप टेबल में देखें तो 15 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 15 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिए और उसके बाद हम लोगों ने नंबर्स को ऐड किया और आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास के व्हाट इज टूज कॉम्प्लीमेंट एंड व्हाई इट इज यूज्ड। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बेसिकली टूज कॉम्प्लीमेंट एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि नेगेटिव नंबर्स, जो बाइनरी में नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत कॉमन मेथड है जो कि कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है, ताकि जो साइन नंबर्स हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आ जाते हैं उनको हैंडल किया जा सके। इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है कि इससे जो है वो सब्ट्रैक्शन बहुत इजी हो जाती है और इसमें जस्ट एडिशन को यूज किया जा रहा होता है। और सेकंड नंबर पे ये कि जो प्रोग्रामिंग होती है, ये जो हार्डवेयर डिजाइन होते हैं इससे बहुत सिंपल हो जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसका प्रॉपर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं कि किस तरह से टूज कॉम्प्लीमेंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज वी वांट टू फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर, ठीक है, और स्टार्ट विद द बाइनरी ऑफ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हमें 5 नंबर दिया दिया गया था और हम लोगों ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। आपको बाइनरी में कन्वर्जन आनी चाहिए, कैसे बाइनरी में कन्वर्जन हम लोग करते हैं, 5 लिख दिया, 2 2 4, ठीक है, हमें 5 चाहिए था तो हमारा आंसर 4 आया है। तो हम लोग इनको आपस में माइनस कर लेंगे, 5 -4 इज 1, सो रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, तो 2 -2 यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ से हम लोग नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे, लाइक यहाँ पे 1 है, ठीक है, उसके बाद 0 और उसके ऊपर हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे 1, तो ये हमारे पास बाइनरी नंबर आ गया 101। अब हम इसको 4 बिट में लिख रहे थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे एक 0 ऐड कर दिया। उसके बाद ये जो हमारे पास नंबर है इसको हम लोग इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, इन्वर्ट का मतलब ये कि अगर 0 लिखा हुआ है तो उसको 1 लिख देंगे, 1 लिखा हुआ है तो 0 लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे कि स्टार्टिंग बिट यहाँ पे 0 थी तो हमने 1 लिख दिया, नेक्स्ट बिट यहाँ पे 1 थी तो 0 लिख दिया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास बाइनरी नंबर होता है इसके अंदर हम लोग 1 को ऐड कर देते हैं, तो 0 1 कितना होता है, 1 होता है, नीचे एज इट इज 1 आ जाएगा, ये 0 एज इट इज आ जाएगा, ये 1, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया 1011। ओके, अब उसके बाद हमारे पास ये है कि सब्ट्रैक्ट करना है हम लोगों ने 5 नंबर को 9 से, और इसमें किस चीज को यूज करना होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट को। तो जो फॉर्म के बाद वाला नंबर होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। अब ये 9 नंबर था, इसको हम लोगों ने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, 5 नंबर था इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है, ये नंबर, ये दो जो हमारे पास नंबर्स आए हैं, बेसिकली जो 5 नंबर था इसका हम लोगों ने टूज कॉम्प्लीमेंट लिया, जब टूज कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये आंसर आ गया। कैसे टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं, जो इसका आंसर था डायरेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे इसके आंसर को यूज कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो 9 नंबर और -5 का जो आंसर है वो ये -5 का आंसर है, इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे और हमारे पास लास्ट में आंसर आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 0100 आ गया। अब इसमें जो हमारे पास लेफ्ट मोस्ट बिट है ये 0 आई है, इट्स मीन कि अब ये नंबर हमारे पास क्या हो गया, ये नंबर हमारे पास पॉजिटिव होगा। अगर स्टार्टिंग में 0 लिखा होता है इट्स मीन कि वो नंबर पॉजिटिव है, और अगर 1 लिखा होता है इट्स मीन कि वो नेगेटिव है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ओवरफ्लो और अंडरफ्लो क्या होता है। ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट होता है बाइनरी अरिथमेटिक और डिजिटल कंप्यूटिंग में, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओवरफ्लो में क्या होता है कि जब हम लोग कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं और उसका आंसर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम आंसर आ रहा होता है, मतलब इतनी कैपेसिटी नहीं होती हमारे कंप्यूटर की कि वो उस आंसर को स्टोर कर सके, तो वो क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा बिट्स होती हैं उसको वो स्टोर नहीं करता, ठीक है, मतलब हमारी जो बिट्स हैं वो ओवरफ्लो हो जाती हैं या वो उसके अंदर जो है वो स्टोर नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर इतनी जगह ही नहीं होती, इतनी स्पेस ही नहीं होती कि वो इतने लार्ज आंसर को जो है वो इतने एक्सपेंड आंसर को जो है उसके अंदर सॉल्व कर सके।
अकर्स व्हेन द रिजल्ट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन एक्सीड द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कि जितना वो स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर, उससे वो एक्सीड हो जाती है। ठीक है, तो फिर इसको हम, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं ओवरफ्लो। अब जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप 8 बिट सिस्टम को कंसिडर कर सकते हैं कि जो हमारा जो कंप्यूटर है वो जस्ट 8 बिट को ही स्टोर कर सकता है। ठीक है, और उसकी जो रेंज होती है वो -128 से 127 तक होती है। मतलब ये जो टोटल हमारे पास नंबर्स होंगे, ये आई थिंक 256 बनते हैं। ठीक है, तो मतलब बस इसकी जो रेंज है कि वो -128 से लेके 127 तक इनके दरम्यान जितने नंबर्स आएंगे जस्ट इसी को ही वो स्टोर कर सकता है। अगर हम लोग 127 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो इसका ये आंसर आता है। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि अब मैक्सिमम नंबर हम लोग +127 तक स्टोर कर सकते हैं। अगर हम लोग 127 के अंदर 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 128। तो जो हमारा कंप्यूटर है वो इसको स्टोर नहीं कर सकेगा, तो इट्स मीन कि यहाँ पे ओवरफ्लो आ गया है। ओवरफ्लो कैन कॉज अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट इन प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम। इससे क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहे होते हैं। मतलब जब हम लोग कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं उसके बाद जो रिजल्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा ये आउटपुट आएगी, तो वो आउटपुट नहीं आती। इसकी जैसे एग्जांपल है बैंकिंग सॉफ्टवेयर एडिंग टू लार्ज वैल्यूज माइट यील्ड अ नेगेटिव बैलेंस ड्यू टू ओवरफ्लो। अब यहाँ पे ये कि फॉर एग्जांपल बहुत लार्ज वैल्यूज को ऐड किया जा रहा है, तो और उसके बाद उस सिस्टम की जो है वो इतनी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, इसके अंदर इतनी स्पेस नहीं है कि वो उन नंबर्स को जो है वो उसको स्टोर कर सके। तो ऑब्वियसली वहां पे ओवरफ्लो आ जाएगा। अंडरफ्लो में क्या होता है कि एक देखिए रेंज जो है वो सेट कर दी जाती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यूज को ऐड किया जाएगा या स्टोर किया जाएगा। लाइक 0 से लेके 127 तक फॉर एग्जांपल एक रेंज सेट कर दी गई है। अब 0 से उसकी जो रेंज है वो स्टार्ट हो रही है और उसके अंदर हम लोग -1 को ऐड करना चाह रहे हैं, तो जो हमारा सिस्टम है वो अंडरफ्लो का एरर दे देगा कि नहीं, ये नंबर ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इसकी रेंज ही 0 से स्टार्ट हो रही है। इसमें ये होता है कि हम बहुत मिनिमम, बहुत स्मॉलर वैल्यू को ऐड करना चाह रहे होते हैं और हमारा सिस्टम जो है वो एरर दे देता है। ये हमारे पास अंडरफ्लो होता है। और मोस्ट कॉमनली फाउंड फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक है। कहाँ पे ज़्यादा आपको मिलता है फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक्स में, स्पेशली जब हम लोग बहुत स्मॉल डेसिमल नंबर्स के साथ काम कर रहे होते हैं। जैसे ये हमारे पास एक नंबर है 1 × 10⁻⁻⁴45। इससे क्या होता है कि ये हमारे सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, हमारा सिस्टम इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता, तो इससे अंडरफ्लो आ जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इनएक्यूरेट साइंटिफिक कैलकुलेशंस आ रही होती है इसकी वजह से, और बहुत से सॉफ्टवेयर एरर्स आते हैं इसकी वजह से। अब इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंस देखते हैं आस्की और यूनिकोड कैरेक्टर कोडिंग स्कीम की। आस्की होता क्या है, इसकी जो एब्रिविएशन है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब आस्की एक ओल्डेस्ट कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास लेटर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, पंचुएशन मार्क्स होते हैं, कंट्रोल करेक्टर्स होते हैं, उनको हम कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे हमारे पास एक करेक्टर है ए, इसका जो आस्की कोड है वो है 65। अगर हम लोग कैपिटल ए की बात करें, अगर हम स्मॉलर ए की बात करें तो उसका जो आस्की कोड है वो है 97। सो इस तरह से करके हम लोग डिफरेंट कैरेक्टर्स को, इमोजीज वगैरह को, ठीक है, सिंबल्स को हम लोग न्यूमेरिक वैल्यूज असाइन करते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेक्स्ट। मतलब एक स्टैंडर्ड बन जाते हैं, मतलब इसको सब फिर यूज करते हैं, जितने भी सिस्टम्स होते हैं, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, जितने भी डिवाइसेस होते हैं, वो सब इसी को ही यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब एक कॉमन मेथड बन जाता है और सब सिस्टम इसी को ही यूज करते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जब आस्की नहीं था तो उससे पहले क्या था कि जितने भी कंप्यूटर ब्रांड्स थे वो अपने अपने कोड्स यूज करते थे, लेकिन आस्की के बाद क्या हुआ, एक कॉमन मेथड, एक कॉमन स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सब इसी को ही यूज करना स्टार्ट हो गए। उसके बाद सिंपल एंड एफिशिएंट होता है। मतलब जो आस्की है वो 7 बिट्स को यूज कर रही होती है, जिसके अंदर जस्ट 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि 128 कैरेक्टर्स को आस्की कोड असाइन किया जाता है। उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दी गया ताकि और फर्दर कैरेक्टर्स को भी आस्की कोड असाइन किया जा सके। तो फिर वो 8 बिट्स की हो गए थे। ठीक है, 8 बिट्स को यूज किया जाता था जिसके अंदर 256 कैरेक्टर्स आ गए थे और फिर 256 कैरेक्टर्स को आस्की कोड असाइन किया जाता है। तो बहुत लाइट होता है, ठीक है, और इजीली जो है वो कंप्यूटर के अंदर यूज भी हो जाता है। वाइड स्प्रेड एडॉप्शन, इसका मतलब है कि बहुत से लोग, बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, ईमेल्स वगैरह के अंदर ये यूज होना स्टार्ट हो गया था। मतलब सब ने इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद है फाउंडेशन फॉर एक्सटेंडेड सिस्टम। मतलब जब स्टार्टिंग में तो जस्ट आस्की आया था, लेकिन उसके बाद जो है आस्की 7 था, उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया गया, इसको बढ़ा दिया गया और आस्की 8 को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके अंदर और ज्यादा करेक्टर्स को आस्की कोड असाइन किया गया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिकोड। यूनिकोड
बेसिकली आस्की जो है वो लिमिटेड नंबर्स को, या आप ये कह सकते हो जस्ट एक इंग्लिश लैंग्वेज है जिसको सपोर्ट करता था। जिस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जितने करेक्टर्स वगैरह हैं उन्हीं को ही आस्की कोड असाइन किया जाता था। तो बहुत लिमिटेशन उसके अंदर थी। तो फिर क्या हुआ कि यूनिकोड को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके अंदर बहुत सी लैंग्वेजेस को सपोर्ट किया जाता था, बहुत से सिम्बल्स, बहुत से इमोजीज, बहुत सी लैंग्वेजेस, एशियन लैंग्वेजेस जैसे अरेबिक हो गया, अरेबिक हो गई, उर्दू हो गई, ठीक है, इसके अलावा चाइनीज़ हो गई। बहुत सी लैंग्वेजेस के अंदर जितने भी करेक्टर्स हैं उनको यूनिकोड असाइन किया जाता था। और इसकी हम लोग आगे सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है, स्पोर्ट्स मैनी लैंग्वेजेस की, बहुत सी लैंग्वेजेस की हेल्प करते हैं, बहुत सी लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा होता है, बहुत सी लैंग्वेजेस के जो करेक्टर्स हैं उनको यूनिकोड असाइन किया जाता है। जैसे कि इसमें फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, यूनिकोड स्पोर्ट्स मोर देन 1 लाख करेक्टर्स, ठीक है, 1 लाख करेक्टर्स से ज़्यादा जो है ज़्यादा करेक्टर्स को यूनिकोड असाइन किया जाता था। इसके अंदर लैंग्वेजेस आ जाती हैं जैसे इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, चाइनीज़, हिंदी एंड जापानीज। और बहुत ज़्यादा यूजफुल है मल्टीलिंगुअल डॉक्यूमेंट्स, या मतलब एक डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज हो रही होती है तो उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वर्क्स ऑन ऑल ऑल प्लेटफॉर्म, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जैसे विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, लिनक्स हो गया, एंड्रॉइड, आईओएस, वेब, इन सब के ऊपर जो है ये चल जाता है, ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और इससे जो है हमारी फाइल वगैरह के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होती, वो करप्ट नहीं होती, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी सिंबल्स होते हैं, इमोजीज होती हैं, जैसे आपको ये सिंबल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, अंडर रूट का, उसके अलावा जो है ये सारी इमोजीज आपको नजर आ रही हैं, ये स्पेशल कैरेक्टर्स आपको नजर आ रही हैं, इन सब को यूनिकोड असाइन किया जाता है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। उसके बाद हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इससे पहले एक और भी है। ओके, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन एनी 5 टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 5 है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि एक इंटरमीडिएट डिवाइस होती है जो कि यूजर और कम्युनिकेट और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान होती है। जो हार्डवेयर और यूजर होता है उसके दरमियान एक डिवाइस होती है, या एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जो कि क्या कर रहा होता है, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज कर रहा होता है, जो सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है कंप्यूटर प्रोग्राम को, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम इन सिंपल वर्ड। अब हम इसके टास्क देख लेते हैं, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। फर्स्ट वन इज मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब मेमोरी को मैनेज कर रहा होता है। किस तरह से रैम को यूज करना है उसको ये कंट्रोल कर रहा होता है, ये इसका फंक्शन होता है। ये क्या करता है, देखिए जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो कहाँ पे एग्जिस्ट होते हैं, वो हार्ड डिस्क के अंदर एग्जिस्ट होते हैं, एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम्स ने जो है वो रन होना है, तो रन करने के लिए इनको एक मेमोरी चाहिए, तो वो मेमोरी के अंदर आ जाते हैं, मतलब रैम के अंदर आ जाते हैं। अब इनको कौन हार्ड डिस्क से रैम के अंदर लेके आ रहा होता है, इनको ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क होता है कि ये क्या करता है कि जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं इनको मेमोरी असाइन कर रहा होता है। अब जब इनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, इनकी जो ये जो रन हो रहे होते हैं यहाँ पे, वो रन खत्म हो जाता है, तो उसके बाद में वापस हार्ड डिस्क में जाना होता है। तो वापस हार्ड डिस्क में इनको कौन लेके जाता है, इन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम लेके जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, रिमूव्स मेमोरी आफ्टर द प्रोग्राम एंड, कि जब प्रोग्राम एंड हो गए तो वापस जो है वो उनको हार्ड डिस्क में लेके जाएगा। इसके अलावा इनका ट्रैक रखता है कि मेमोरी के अंदर कौन सी जगह फ्री है, या कौन सी मेमोरी का पार्ट ऐसा है जो कि यूज हुआ हुआ है, जो कि रिजर्व हुआ हुआ है। इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं इनकी हेल्प करते हैं कि वो एक ही टाइम पे रन हो सके। इसके अलावा फाइल को मैनेज कर रहा होता है, मतलब जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको क्रिएट करता है, डिलीट करता है, रीनेम कर रहा होता है, उनको ओपन करता है, उनको रीड करता है, उनको राइट करता है, उनको क्लोज करता है। इसके अलावा फाइल्स को फोल्डर्स के अंदर ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। इसके अलावा फाइल्स को प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है परमिशंस के थ्रू, मतलब फॉर एग्जांपल मेरी फाइल को कोई और खोलने की कोशिश करेगा तो उसे पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। तो ये सारे जो टास्क हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसके अलावा डिवाइस को मैनेज कर रहा होता है, मतलब जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं उनको कंट्रोल करता है, लाइक कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर, मॉनिटर, यूएसबी। अब ये डिटेक्ट करता है कि इस सिस्टम के साथ कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट हुई हुई हैं। इसके अलावा उनके जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं उनको इंस्टॉल करता है, उनको मैनेज कर रहा होता है। इसके अलावा जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान आपस में कम्युनिकेशन हो रही होती है उसको कंट्रोल कर रहा होता है, और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को मैनेज करता है। नेक्स्ट वन इज नेटवर्क मैनेजमेंट। अब ये कंट्रोल करता है कि जो इंटरनेट और नेटवर्क के कनेक्शंस है, ठीक है, उनको मैनेज कर रहा होता है, उनको कंट्रोल करता है। अब इसके क्या क्या फंक्शंस है, नेटवर्क कनेक्शन को मैनेज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है उसको कंट्रोल कर रहा होता है, नेटवर्क रिसोर्सेज को जो है वो इक्वली शेयर कर रहा होता है। इसके अलावा जो नेटवर्क होता है, ठीक है, उसको स्टेबल और सिक्योर रखता है।
अब फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग नेटवर्क, अब हमारा जो इंटरनेट होता है वो डिसकनेक्ट हो जाता है, लेकिन जैसे इंटरनेट आता है वो ऑटोमेटिकली उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये सारे फंक्शंस किसके हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा लास्ट वन है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मतलब जो हमारा कंप्यूटर होता है, जो डाटा होता है, उसको प्रोटेक्ट भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। मतलब यूजर पासवर्ड, लॉगिन वगैरह को चेक करता है, ठीक है, फाइल्स वगैरह को प्रोटेक्ट कर रहा होता है अनऑथराइज एक्सेस से, मतलब कोई विदाउट परमिशन हमारे डाटा को एक्सेस ना कर ले। इसके अलावा जो वायरसेस होते हैं, मालवेयर, मतलब मालवेयर भी एक वायरस की ही टाइप है, ठीक है, और इससे प्रिवेंट करता है हमारे कंप्यूटर को, हमारे सिस्टम्स को, हमारी डिवाइसेस को। और इसके अलावा ये होता है कि सिर्फ जो ऑथराइज यूजर्स हैं जस्ट वही हमारे सिस्टम को एक्सेस करें, ठीक है, ये चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये सब इसके टास्क थे। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली हमें क्वेश्चन में कहा गया कि आपने जस्ट 4 टाइप्स को डिस्कस करना है। सो यहाँ पे मैंने जस्ट 4 टाइप्स को ही डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट वन इज बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें क्या होता है? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये होता है कि जो सिमिलर टास्क होते हैं, जो सिमिलर जॉब्स होती हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, उनका जो है वो एक ग्रुप बनाया जाता है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है, जो हमारा सीपीयू है वो उसको प्रोसेस करने लग जाता है, क्योंकि एक ही दफा में जो पूरे का पूरा ग्रुप है, जो पूरे का पूरा बैच है, वो सीपीयू को असाइन किया जाता है। फिर वहां पे यूजर का काम खत्म हो जाता है, ठीक है, यूजर को बार बार कोई इनपुट नहीं देनी पड़ती, बल्कि सीपीयू खुद ऑटोमेटिकली वन बाय वन टास्क को ग्रुप में से लेता रहता है और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता जाता है। यूजर सबमिट ऑल जॉब एट वंस, मतलब एक टाइम पे जो पूरी की पूरी जॉब है जिसके अंदर मल्टीपल टास्क हैं वो सबमिट कर देता है सीपीयू को, और उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है, वन बाय वन बैकग्राउंड में जो उसके टास्क हैं उसको कंप्लीट करता जाता है। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी है, प्रिंटिंग रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, तो जो 40 स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड्स होंगे वो एक टाइम पे ही हम लोग प्रिंटर को असाइन कर देंगे, और ऑटोमेटिकली वन बाय वन जितने भी रिपोर्ट कार्ड्स होंगे उसको वो प्रिंट करता जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, सैलरी स्लिप हो गया। अब उसके बाद है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जो मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं उनको एक साथ मेमोरी के अंदर रखा जाता है, और सीपीयू क्या करता है, वन बाय वन जो है वो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं मेमोरी के अंदर उसमें मूव करता जाता है। मतलब पहले एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, फिर तीसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, ताकि जो सीपीयू है वो बिजी रहे, और जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली यूज हो। जैसे कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वेब ब्राउजर को आप रन कर रहे हो और साथ साथ फाइल भी डाउनलोड हो रही है, मतलब मल्टीपल टास्क यहाँ पे या मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ यहाँ पे जो है वो रन हो रहे होते हैं। मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि यहाँ पे अलाउ किया जाता है यूजर्स को कि वो मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ रन करें, ठीक है। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू क्या करता है कि जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो दे रहा होता है और उनको रन कर रहा होता है। और इस तरह से हमें फील होता है कि सीपीयू क्या कर रहा है, एक ही साथ सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। वो इतना फास्टली चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, और वहाँ पे इतनी फास्टली स्विचिंग हो रही होती है, या एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम की तरफ इतनी जल्दी मूव वो कर रहे होते हैं कि हमें ऐसे फील होता है कि एक साथ सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके एग्जांपल में विंडोज़ आ जाता है, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, और लिनक्स एंड्रॉइड आता है। टाइम शेयरिंग में क्या होता है कि यहाँ पे जो सीपीयू का टाइम होता है उसको मल्टीपल यूजर्स और प्रोग्राम्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि एक सीपीयू मल्टीपल यूजर्स को एक साथ हैंडल कर रहा होता है, एक साथ उनके प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि इसमें ये होता है कि जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ना उनको जो है वो उनका जो टाइम होता है वो डिवाइड कर दिया जाता है। लाइक आप ये कह सकते हो कि एक प्रोग्राम 1 है, एक प्रोग्राम 2 है, एक प्रोग्राम 3 है, तो यहाँ पे सीपीयू का टाइम जो है वो टाइम स्लाइसेस में डिवाइड कर दिया जाएगा। लाइक 2 सेकंड सेट कर दिए गए हैं कि हर 2 सेकंड जो है वो जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको 2 सेकंड के लिए सीपीयू असाइन होगा। लाइक पहले प्रोसेस 1 को सीपीयू असाइन हुआ 2 सेकंड के लिए, उसके बाद सीपीयू स्विच होके प्रोसेस 2 के पास चला गया, फिर इसको 2 सेकंड के लिए मिल गया, फिर उसके बाद स्विच होके 2 सेकंड के लिए प्रोग्राम 3 को मिल गया, फिर दोबारा से प्रोग्राम 1 को 2 सेकंड के लिए, फिर दोबारा से प्रोग्राम 2 को 2 सेकंड के लिए। इसी तरह से जो है वो इनकी प्रोसेसिंग होती रहेगी। इससे ये होता है कि हर प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। और ये कहाँ पे यूज़ होता है? बैंक्स में यूज़ होता है, यूनिवर्सिटीज और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस एप्लीकेशंस, ठीक है, किस तरह से एप्लीकेशंस को मैनेज किया जाता है। उसके बाद प्रोसेसर्स की जो 5 स्टेट्स हैं उनको भी एक्सप्लेन करना। ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से एप्लीकेशंस को मैनेज करती है, इस तरह से मैनेज कर रही होती है कि मेक श्योर किया जाता है कि जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो स्मूथली रन हो, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उन्हें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो बिल्कुल फेयरली उनको रिसोर्सेज भी अलोकेट करने, लाइक उन्हें सीपीयू चाहिए, मेमोरी चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए, और जितनी भी एप्लीकेशंस होते हैं उनको एक साथ जो है वो हैंडल किया जा रहा होता है। क्योंकि आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग,
मतलब इसमें डिसाइड करना है कि किस प्रोसेस को कितने टाइम के लिए सीपीयू असाइन किया जाएगा। फिर रिसोर्स एलोकेशन की किस प्रोसेस को पहले कौन सी रिसोर्स चाहिए, ठीक है, किस प्रोसेस को कौन सी रिसोर्स असाइन करनी है, ठीक है, इनको फिर रिसोर्सेज असाइन की जाती है। मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि मल्टीपल जो प्रोसेसेस होते हैं उनको रन किया जा रहा होता है। इसमें ये होता है कि जो सीपीयू होता है वो बहुत क्विकली स्विच कर रहा होता है और ऐसे शो कर रहा होता है, ऐसे अपना इंप्रेशन शो करता है कि जैसे वो एक साथ जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको रन कर रहा है। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है कि जितने भी प्रोग्राम्स जिन्होंने रन होना होता है उनको मेमोरी असाइन की जाती है ताकि वो उसके अंदर आ सके और सीपीयू जो है वो उनको एग्जीक्यूट कर सके। फिर इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, मतलब इसमें जो है वो बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं जिनको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए होती हैं, वो उनको प्रोवाइड की जा रही होती हैं और इस तरह से प्रोवाइड की जाती हैं कि उनके दरमियान कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना आए। ये सारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। इसके बाद स्टेट्स तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें फर्स्ट स्टेट आती है न्यू स्टेट। इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है वो जस्ट क्रिएट होता है, ठीक है, अभी तक इसको सीपीयू असाइन नहीं होता या ये एग्जीक्यूशन के लिए भी रेडी नहीं होता है। फिर रेडी स्टेट में क्या होता है कि वो हार्ड डिस्क से मेमोरी के अंदर शिफ्ट हो जाता है और उसके बाद सीपीयू का वेट कर रहा होता है कि इसको सीपीयू मिले ताकि वो एग्जीक्यूट हो। रनिंग में क्या होता है कि इसको सीपीयू असाइन हो जाता है और वो सीपीयू का वेट कर रहा, सॉरी, उसको सीपीयू असाइन हो जाता है और वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। वेटिंग में क्या होता है कि जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसके बाद फिर उसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो फिर उसकी जो एग्जीक्यूशन हो जाती है वो वहीं पे पॉज हो जाती है, ठीक है, वो वहीं पे रुक जाती है। पहले उसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन मिलता है, उसके बाद फिर दोबारा से उसको जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। और टर्मिनेटेड स्टेट में क्या होता है कि इसकी एग्जीक्यूशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है और इसके बाद जो है ये प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाता है। उसके बाद है यहाँ पे कि जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है आईडीई, इसका क्या रोल है, ठीक है, इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस, और इसके क्या जो जो फीचर्स है उसको भी हमें एक्सप्लेन करना है। अभी होता क्या है, आईडी बेसिकली एक सॉफ्टवेयर टूल है जिससे प्रोग्रामर की बहुत हेल्प होती है कि प्रोग्रामर इजीली इसके थ्रू जो कोड होता है, प्रोग्रामिंग होती है, उसको लिख सकता है, उसको एडिट कर सकता है, उसको कंपाइल कर सकता है, उसको डीबग कर सकता है। एक ही जगह पे ये सारे फीचर्स इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो बहुत फास्टली परफॉर्म हो रही होती है और बहुत जो प्रोग्रामर होता है उसको ईजी होता है। अब इसके हम लोग फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है कोड एडिटर। ये एक मेन एरिया होता है जहाँ पे प्रोग्रामर कोड को लिखता है, ठीक है, उसको एडिट कर रहा होता है, बहुत से उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, उसको जो है वो लाइक लाइन नंबरिंग और सर्च रिप्लेस, मतलब इसमें ये सारे ऑप्शंस होते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। कंपाइलर इंटरप्रेटर में क्या होता है कि जो कोड प्रोग्रामर ने लिखा होता है इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि जो कंप्यूटर है वो उसको रन कर सके। डिबगर में क्या होता है कि जो प्रोग्राम के अंदर एरर्स वगैरह आ रहे होते हैं, ठीक है, उसको फाइंड आउट किया जाता है ब्रेक पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है, स्टेप एग्जीक्यूशन के थ्रू। इसको भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, आप वो लेक्चर मेरा देख सकते हैं। जितने भी अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए ये सब हम लोग हर टॉपिक के अंदर डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बहुत फास्टली इसको कवर कर रही हूँ। फिर सिंटेक्स हाइलाइटिंग आ जाती है। इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट पार्ट ऑफ कोड होते हैं उसको कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि कोड को लिखना, उसको सॉरी रीड आउट करना, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाए। ऑटो कंप्लीशन में क्या होता है कि हम लोग जब टाइप कर रहे होते हैं तो उसके बाद जो है वो हमें सजेशंस आ रही होती हैं कि क्या ये वर्ड आपने लिखना है, तो अगर वही वर्ड हमें लिखना होता है तो जस्ट हम इस पर क्लिक करते हैं, वो पूरी की पूरी लाइन समटाइम्स लिखी जाती है जिससे जो हमारा टाइम है वो सेव हो जाता है और मिस्टेक्स बहुत कम आती हैं। एरर डिटेक्शन में क्या होता है कि इसमें जो एरर्स आते हैं, सिंटेक्स एरर, वो शो किए जा रहे होते हैं रेड लाइन से, ठीक है, हमें वार्निंग्स दी जा रही होती हैं। इससे क्या होता है कि हमें समझ आ जाती है अच्छा कोडिंग में ये इशू है और उसको हम लोग बहुत जल्दी फिक्स कर सकते हैं। लास्ट वन इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट की फाइल्स होती हैं उनको हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, उसके अंदर लाइब्रेरीज वगैरह के थ्रू हमें हेल्प मिली होती है, उसका इंडिपेंडेंसीज होती है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो एक बिल्ड हो रहा होता है और हम लोग अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। अब इसके बाद इनका क्वेश्चन ये था कि इनका क्या रोल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, इससे क्या होता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। प्रोडक्टिविटी मतलब कि हम लोग कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि इस आईडी के अंदर बहुत से टूल्स आपको मिलते हैं और बहुत सी इसके अंदर जो है वो फंक्शनिंग होती है। आप इजीली एक ही टूल के अंदर रहते हुए अपने पूरे फुल फ्लेज प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें जो कोडिंग एरर्स है वो बहुत कम आते हैं। इसके अलावा टेस्टिंग में बहुत हेल्प कर रहा होता है, डिबगिंग में बहुत हेल्प करता है और जो बिगिनर्स होते हैं प्रोफेशनल दोनों के लिए बहुत यूजफुल होता है। दोनों बहुत इजीली जो है उसको यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है जिसकी वजह से यहाँ पे लिखा है मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, अब इसकी एग्जांपल आ जाती है विजुअल स्टूडियो, पाईचार्म, इक्लिप्स, वीएस कोड, ये सब आईडीई है।
अब उसके बाद हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर होस्टिंग क्या होता है, उसके बाद उसकी जो टू टाइप्स उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और साथ उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर होस्टिंग क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं, उसको मैनेज कर रहे होते हैं और उसके बाद सॉफ्टवेयर को डिलीवर करते हैं। डिप्लॉय का मतलब ये होता है कि जब हम लोग एक सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर देते हैं ताकि जो यूजर है वो इजीली उसको यूज कर सके। अब इसमें इसकी थ्री टाइप्स आ जाती हैं: ऑन द ऑर्गेनाइजेशन प्रेमिसेस, इन अ थर्ड पार्टी डाटा सेंटर, और इन द क्लाउड ऑनलाइन। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज ऑन प्रेमिसेस होस्टिंग। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने सर्वर को यूज करते हुए जितने भी उनके सॉफ्टवेयर होते हैं उनको होस्ट कर रहे होते हैं, उसको इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर रहे होते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का अपना सर्वर होता है तो जो पूरे का पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डाटा के ऊपर कंट्रोल होता है वो उनका होता है, और एक कस्टमाइज होता है। ठीक हो गया। और उसके अलावा ये बहुत सिक्योर होता है। क्यों? क्योंकि कोई और इसको यूज नहीं कर रहा होता। लेकिन डिसएडवांटेज ये होता है कि क्योंकि पूरे का पूरा सर्वर आपके पास होता है, आपके आपने ऑन किया होता है, तो ऑब्वियसली वो एक एक्सपेंसिव होता है। पूरा का पूरा हार्डवेयर सेटअप ये वो सब कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। इसके अलावा आपको आईटी एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, कि अगर किसी भी चीज़ को मैनेज करना है, कोई प्रॉब्लम आ गया उसको सॉल्व करना है, तो वो फिर आपके पास एक्सपर्ट्स होना ज़रूरी होते हैं। लिमिटेड स्केलेबिलिटी होती है, मतलब एक्सपेंड करना मुश्किल होता है। अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ऑब्वियसली और ज़्यादा एक्सपेंसिव होता जाएगा। फिर इसके बाद इसके एग्जांपल में इंटरनल बैंकिंग सॉफ्टवेयर होस्टेड आता है। मतलब वो बहुत से बैंकिंग सिस्टम्स हैं जिन्होंने अपना जो है वो जो सर्वर है उसको ले लिया होता है, उनका अपने पास सर्वर होता है, और उसके बाद फिर वो अपने सॉफ्टवेयर वगैरह को होस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि ताकि जो हमारा सिस्टम है वो सिक्योर है। यहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से जो है ये लोग क्या करते हैं, अपने सर्वर को ले लेते हैं। क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है कि यहाँ पे आप मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको रन किया जाता है, उनको स्टोर किया जाता है इंटरनेट के ऊपर सर्वर को यूज करते हुए। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि एक ही जगह पे जो है वो आप जितनी भी वेबसाइट्स हैं या सॉफ्टवेयर हैं या एप्लीकेशन हैं उनको स्टोर करो। बल्कि क्योंकि जो जितने भी सर्वर्स होते हैं वो डिफरेंट जगह पे फैले होते हैं, डिफरेंट लोकेशंस में वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका जितना भी डाटा होता है वो डिफरेंट जगह पे लोकेटेड होता है। और जितने भी सर्वर्स होते हैं ना, वो क्योंकि अब एक सर्वर तो नहीं होता जो आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वगैरह को स्टोर करता है, मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, और वो मल्टीपल जगह पे लोकेटेड होते हैं, और जितने भी सर्वर्स होते हैं वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पे जो क्लाउड होस्टिंग होती है उसके लिए हमें बहुत से सर्वर्स की जरूरत होती है, जिसे वर्चुअल सर्वर्स भी बोलते हैं, जो कि आपकी एप्लीकेशंस को बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहे होते हैं, बहुत स्मूथली रन कर रहे होते हैं। और अभी जो सर्वर्स हैं इनको कौन मैनेज करता है? इनको जो है डिफरेंट कंपनीज मैनेज कर रही होती है, जैसे अमेजोन वेब सर्विस हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया। इसके क्या एडवांटेजेस हैं? हाईली स्केलेबल होते हैं, मतलब जितना मर्जी आप इसको ग्रो करना चाहो, जितनी आपकी नीड है बस आप उतना जो है रिसोर्सेज को ग्रो कर सकते हो। सेकेंड वन इज पे एज यू गो, मतलब जितना आप यूज करोगे जस्ट आप उतना ही पे करोगे। फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ आपने 20 GB यूज किया, बस आप उतना ही पे करोगे। नेक्स्ट मंथ अगर आपने कम जीबी यूज किया आप कम पे करोगे। रिलायबल है और ग्लोबल है, मतलब डिफरेंट लोकेशंस पे जो यूजर्स हैं वो अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इसके लिए आपको स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, और डेटा सिक्योरिटी भी फेस करनी पड़ सकती है, मतलब क्योंकि उस डेटा को बहुत से यूजर्स यूज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका डेटा इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होता। तो जैसे मोबाइल ऐप है, ठीक है, आप उसके अंदर जो यूजर का डाटा होता है वो स्टोर हो रहा होता है, तो वो कहाँ पे स्टोर होता है? गूगल क्लाउड सर्वर्स के ऊपर ही स्टोर हो रहा होता है। यहाँ पे ये एंड हो गया। इसके बाद चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं। फुल चैप्टर में से मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आई होप सो आज के लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।